हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल यूनिक स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 का हिंदी व्याकरण, पहला चैप्टर भाषा और व्याकरण, जिसे इंग्लिश में हम लोग लैंग्वेज एंड ग्रामर भी कहते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारा अगला वीडियो या फिर कहे कि हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें नेताजी चुनाव प्रचार करने आए हैं। वे मंच से भाषण दे रहे हैं। जनता उनका भाषण सुन रही है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें सुरेखा दीदी ने कक्षा में कुछ प्रश्न पूछे। बच्चों ने उन प्रश्नों के उत्तर लिखे। सबने अपनी अपनी कॉपी पर लिखे उत्तर सुरेखा दीदी को दिखाए। सुरेखा दीदी ने बारी बारी से उन्हें पढ़ा। अब ध्यान दीजिए, नेताजी और जनता के बीच विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप में हो रहा है। इसमें बोलने और सुनने का काम हो रहा है। सुरेखा दीदी और बच्चों के बीच विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में हुआ। इसमें लिखने और पढ़ने का काम हुआ। तो पहला एग्जाम्पल जो हम लोग देखे नेताजी और जनता के बारे में, उसमें मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। नेताजी बोल रहे थे और जनता सुन रही थी, तो उसे हम लोग मौखिक रूप कहेंगे। और दूसरे पिक्चर में हम लोगों ने देखा कि सुरेखा दीदी ने कुछ प्रश्न दिए और बच्चों ने उस प्रश्नों का उत्तर लिख कर दिया, यानी कि उसका आदान प्रदान लिखित रूप में किया। तो यहाँ पे लिखने और पढ़ने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो टीचर है वो कुछ दे रही है और बच्चे उसे लिख के दे रहे हैं, तो ये हो गया लिखित रूप। अपने भावों को या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है उसे भाषा कहते हैं। तो जिस साधन से हम लोग अपने भाव या फिर विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। अपने भावों को या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के भेद। अब पढ़ते हैं कि भाषा के कितने भेद होते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो जो भाषा या फिर जो विचार जिससे हम लोग आदान प्रदान यानी कि विचारों का एक दूसरे तक पहुंचाने का काम बोलकर या सुनकर करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल में था कि नेताजी मंच पर से बोल रहे हैं और जनता सुन रही है, यानी कि मौखिक भाषा से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। तो जो विचारों को आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं। सेकंड है लिखित भाषा। जब विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब जिस भाषा का प्रयोग करके विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाता है उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। और थर्ड है सांकेतिक भाषा। भाषा का एक रूप सांकेतिक रूप भी है, जब हम संकेतों द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। वैसे तो भाषा के दो ही भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, लेकिन भाषा का एक और रूप होता है, वो है सांकेतिक भाषा। अगर हम लोग किसी को अपने विचार का आदान प्रदान संकेत से कर रहे हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, भाषा के दो मुख्य भेद मौखिक भाषा और लिखित भाषा ही होता है। तो मौखिक भाषा में हम लोग बोलकर या सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लिखित भाषा में विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर करते हैं। और सांकेतिक भाषा में हम लोग विचारों का आदान प्रदान संकेतों द्वारा करते हैं। ध्यान दीजिए, जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार से या आसपास से सबसे पहले या सहज रूप से सीखता है वही मातृभाषा होती है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो एक बच्चा अपने परिवार या आसपास से सुनी हुई बातें, लिखी हुई बातें जो सबसे पहले सीखता है उसे उस बच्चे की मातृभाषा कहते हैं। अगर आपके पड़ोसी या फिर परिवार हिंदी बोलते हैं या हिंदी लिखते हैं तो उस बच्चे का मातृभाषा हिंदी हो जाता है। तो इसी तरह जिस बच्चों को अपने परिवार या आसपास से जो सबसे पहले सीखता है भाषा उसे मातृभाषा कहते हैं। लिपि। अब बात करते हैं लिपि के बारे में।
भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिस साधन का सहारा लिया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। किसी भाषा की लिपि के लिए उस भाषा में कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इन चिन्हों को जोड़कर हम अपनी बात उस भाषा में लिख सकते हैं। तो जो हम लोग भाषा यूज करते हैं, चाहे वो मौखिक भाषा हो, लिखित भाषा हो, सांकेतिक भाषा हो, उसको लिखने का जो साधन होता है, जिस साधन से हम लोग उसे लिखते हैं और जिस सहारा लिया जाता है, जिसका सहारा लिया जाता है लिखित रूप देने के लिए, उसे हम लोग लिपि कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि लिपि किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिस साधन का सहारा लिया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। किसी भाषा की लिपि के लिए उस भाषा में कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इन चिन्हों को जोड़कर हम अपनी बात उस भाषा में लिख सकते हैं। तो कोई कुछ भाषा के लिपि को, उसके भाषा में कुछ चिन्ह बना लिए जाते हैं ताकि हम लोग उन चिन्हों को जोड़कर अपनी बात को या फिर उस भाषा को लिख सकते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को लिपि भी कहते हैं। जो मौखिक ध्वनियां होती है उन्हें भी चिन्ह से जोड़कर लिखने कर, उसको लिखकर प्रकट करने को भी लिपि भी कहते हैं। इन चित्रों को देखिए। शरद एक मराठी युवक है। वह मराठी भाषा का समाचार पत्र पढ़ रहा है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो यहाँ जो इंसान बैठा है उसका नाम शरद है। वो एक मराठी युवक है। वो मराठी भाषा वाले समाचार पत्र पढ़ रहा है। अब जो मराठी भाषा है उसका लिपि क्या है? उसका लिपि है देवनागरी। तो मराठी भाषा का लिपि है देवनागरी। ये जो पिक्चर है इसमें अब्दुल्ला एक कश्मीरी युवक है। टेलीविजन पर वह कश्मीरी भाषा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम देख रहा है। कश्मीरी भाषा की लिपि फारसी है। तो ये जो लड़का है इसका नाम अब्दुल्ला है। ये कश्मीरी युवक है। ये अपने टीवी पर कश्मीरी भाषा से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम देख रहा है। तो कश्मीरी भाषा की लिपि फारसी है। तो फारसी किसकी लिपि है? कश्मीरी भाषा की। नेक्स्ट, स्मिथ एक अंग्रेज युवक है। वह बस से आगरा जाना चाह रहा है। वह अंग्रेजी भाषा में लिखी समय तालिका पढ़ रहा है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। तो यहाँ जो इंसान खड़ा है वो एक अंग्रेज युवक है। इसका नाम स्मिथ है। वह बस से आगरा जाना चाहता है, इसीलिए वो समय तालिका अंग्रेजी भाषा में जो लिखा गया उसे पढ़ रहा है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन हो गई। रोमन किसकी लिपि है? अंग्रेजी भाषा की। ये जो पिक्चर है इसमें महात्मा जी हिंदी में प्रवचन दे रहे हैं। बीच बीच में वे संस्कृत के श्लोक भी सुना रहे हैं। तो हिंदी और संस्कृत भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। तो हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। श्रीमती आहूजा पंजाब केसरी पढ़ रही है। यह पत्रिका पंजाबी भाषा में छपी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो यहाँ जो इंसान बैठा हुआ है वो एक पंजाबी है। वो पंजाबी भाषा वाले पत्रिका को पढ़ रही है। तो पंजाबी भाषा का लिपि गुरुमुखी है। आपने देखा कि अलग अलग भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती है। हाँ, कुछ भाषाओं की लिपियां समान भी होती है। जैसे हम लोग अलग अलग भाषा बोले, जैसे मराठी हो गया देवनागरी, फिर हिंदी संस्कृत भी हुए देवनागरी, ये सब की लिपि समान है। लेकिन पंजाबी का हो गया गुरुमुखी। तो कुछ लिपियां समान भी होती है और बहुत सारे अलग अलग भाषाओं की लिपियां अलग अलग भी होती हैं। अब पढ़ते हैं व्याकरण। अब तक आपने पढ़ा कि लिपि का भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि किसी भाषा में जो कुछ आप लिखना या बोलना चाहते हैं वह सही ढंग से लिख या बोल रहे हैं। सुनने वाला या पढ़ने वाला आपकी बातों का ठीक ठीक वही अर्थ समझे जैसा आप कहना चाहते हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिस साधन का सहारा लिया जाता है उसे व्याकरण के नाम से जाना जाता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि लिपि जो है वो भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण का काम करता है। लेकिन यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि कुछ भाषा में जो हम लोग लिखते हैं या बोलना चाहते हैं उसे सही ढंग से लिखे या बोले, उसके लिए हम लोग व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं। जिस सुनिश्चित भाषा, जो भी भाषाओं को सुनिश्चित करने के लिए जिस साधन का सहारा लिया जाता है उसे व्याकरण का नाम देते हैं।
तो अगर जो हम लोग लिख रहे हैं, लिपि भी लिख रहे हैं, तो उसको सही ढंग से लिखने का तरीका व्याकरण समझाता है। तो व्याकरण क्या कहलाता है? वह साधन जो हमें किसी भाषा को बोलने, पढ़ने या लिखने का व्यवस्थित ज्ञान कराता है उसे व्याकरण कहलाते हैं। तो जो भी साधन जो हमें लिखने, बोलने या पढ़ने का व्यवस्थित यानी कि सही ढंग बताता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें बतलाता है कि किस प्रकार की भाषा शुद्ध है और कौन सी अशुद्ध। तो व्याकरण जो है वो बताता है कि कौन सा भाषा शुद्ध है या फिर कौन सा भाषा अशुद्ध। जैसे पहला है अच्छा गोपी है नाचती, तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा यानी कि ये अशुद्ध है। दूसरा है गोपी अच्छा नाचती है, तो ये शुद्ध भाषा है। तो हमें व्याकरण के मदद से पता चला कि पहला सेंटेंस जो अच्छा गोपी है नाचती है वो अशुद्ध है और दूसरा सेंटेंस गोपी अच्छा नाचती है वो शुद्ध है। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। तो ये भी व्याकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। पहले वाक्य में शब्द व्यवस्थित ढंग से नहीं लिखे गए थे, अतः इनसे बना वाक्य अशुद्ध है। दूसरे वाक्य में वे शब्द व्यवस्थित करके लिखे गए हैं, अतः यह वाक्य शुद्ध है। इन शब्दों को व्यवस्थित क्रम देने के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। इन नियमों के लिए व्याकरण को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो व्याकरण के भी मुख्य भाग होते हैं जिससे हम लोग सही तरीके से लिख, बोल या पढ़ पाते हैं। तो पहला भाग है वर्ण विचार। इसमें वर्णों या अक्षरों के आकार, उनका उच्चारण एवं उनके मेल से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये पहला भाग है कि जिसमें हम लोग वर्ण या अक्षर के आकार या फिर उसका उच्चारण या फिर उनके मेल से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ते हैं, उसे वर्ण विचार का नियम कहते हैं। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्दों की बनावट, उनकी उत्पत्ति, उनके भेद, उनकी रचना आदि के नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। तो शब्द विचार में शब्दों का जो बनावट होता है, उनकी उत्पत्ति होती है, उनके भेद होते हैं या फिर उनकी रचना होती है, उन सब के नियम के बारे में पढ़ते हैं। और थर्ड है वाक्य विचार। इसमें वाक्य की बनावट, उसके भेद, उसकी रचना आदि के नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। तो वर्ण में हम लोग वर्ण के अक्षरों या आकार, उनका उच्चारण और उनके मेल से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ते हैं। शब्द में शब्द की बनावट, उनकी उत्पत्ति, उनके भेद, उनकी रचना आदि के नियमों के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य विचार में वाक्य की बनावट, उनकी भेद, उनके रचना आदि के नियमों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, लेकिन उसमें से 2 मुख्य रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, और तीसरा सांकेतिक भाषा। हम लोगों ने पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या होता है, लिपि क्या होता है, हम लोग कैसे अपने भाषा को शुद्ध कर पाते हैं। तो ये सब पढ़ा हम लोगों ने इस चैप्टर हिंदी व्याकरण भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर क्लास 5 के फर्स्ट चैप्टर में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप सेकंड चैप्टर का भी पूरा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं और पूरा सोल्यूशन भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और इस वीडियो के बाद नया टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं और उदाहरण के साथ। तो अगर आपको इसके बारे में भी पूरे अच्छी तरह से पढ़ना है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ये टॉपिक आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। Thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.